नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके 10 मिनट करंट अफेयर रिवीजन के शो में, जहां पर आप 10 मिनट के अंदर पिछले जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उनको बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से समझते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की पहली न्यूज आपके सामने है। पहली न्यूज है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है सूर्या मिधा, और ये दुनिया के सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है किसका? मार्क जुकरबर्ग का। मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में इस श्रेणी में आए थे, और सूर्या मिधा जो है ये मात्र 22 वर्ष की आयु में यहां पर इस श्रेणी में आ गए हैं। इसको जारी कौन करता है? तो फोर्ब्स जो एक पत्रिका निकालती है, फोर्ब्स जो है उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। सूर्या मिधा 22 वर्ष के भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। इनका जन्म जो हुआ है वो कैलिफोर्निया अमेरिका में हुआ है। इनके माता पिता कहां चले गए थे? दिल्ली से कैलिफोर्निया चले गए थे। इनकी जो संपत्ति है वो अभी वर्तमान में $2.2 बिलियन आंकी गई है। इनकी कंपनी का नाम सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है और उसका नाम है मकार। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है? मकार है। और ये कैसी है? एआई रिक्रूटिंग कंपनी है। ठीक है, कैसी कंपनी है ये? एक एआई रिक्रूटिंग कंपनी है। ये क्या करता है? एक ऐसा एआई प्लेटफॉर्म है जो एआई अवतार होते हैं उनका इंटरव्यू लेता है। ठीक है, तो किसका इंटरव्यू लेता है? एआई अवतार का इंटरव्यू लेता है। तो मकार क्या है? आप हमेशा याद रखिएगा, एक एआई आधारित प्लेटफॉर्म है जिसके को फाउंडर कौन है? भारतीय मूल के सूर्या मिधा हैं। आगे आएंगे तो इससे रिलेटेड कुछ स्टैटिक। तो फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स एक सूची निकालता है जिसमें ये है ना, एक क्या है, एक बिजनेस पत्रिका है जिसमें ये विश्व के अलग अलग तरह से जो अमीर लोग हैं उनकी सूचियों को निकालता रहता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो इसकी स्थापना 1917 में करी गई थी, है ना, बीसी फोर्ब्स के द्वारा। इसका मुख्यालय कहां पर है? तो न्यू जर्सी अमेरिका में इसका मुख्यालय हो जाता है। ठीक है दोस्त, अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एआई का जनक किसको बोला जाता है? जॉन मैकार्थी को क्या बोलते हैं? एआई का जनक बोलते हैं। और पेपर की दृष्टि से भारत का पहला एआई शहर क्या है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया जा रहा है। तो यूपी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है। चलिए, इसके बाद मेटा यानी कि फेसबुक, इसके संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग। कब किया था? 2004 में। गूगल के कौन है? लेरी पेज और सर्जेई हैं। इन्होंने कब किया था? इन्होंने इसका 19 है ना, इसका 1900 आपके कब किया था? 1998 में इसका इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद आपका आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट आप लोगों को पता है ये बहुत सारी तरीके की क्या करता है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आपको दे रहे हैं। तो इसके जो हो जाते हैं वो कौन होते हैं? इसके संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हो जाते हैं। वर्ष 1975 में इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। ठीक है ना, तो ये हो जाती है आपकी पहली न्यूज। दूसरी न्यूज की तरफ आते हैं। इसरो ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो हासिल करी है। इसरो ने CE-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है इसका सी लेवल पर सफल परीक्षण जो है वो किया है, हॉट टेस्ट किया है। इसके लिए इन्होंने क्या पाया? इन्होंने 165 सेकंड तक, है ना, 165 सेकंड तक इसको टेस्ट किया, जिसमें 22 टन का थ्रस्ट इनको मिला है। ठीक है, अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये LVM रॉकेट जो है आपका LVM-3, है ना, LVM-3 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसको हम क्या बोलते हैं? जो LVM-3 है आपका, इसको हम भारत का सबसे भारी रॉकेट बोलते हैं। ये क्या है? भारत का सबसे भारी रॉकेट है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब बात करें CE-20 इंजन की। तो ये अभी तक इसका 20वां सफल टेस्ट था, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? CE-20। C से क्रायोजेनिक, E से इंजन और 20 से 20वां परीक्षण। अब इसरो का सबसे ज्यादा बार परीक्षण किए जाने वाला इंजन कौन सा हो जाता है? क्रायोजेनिक इंजन हो जाता है। आगामी जो आपका गगनयान मिशन है और जो उपग्रह सैटेलाइट लॉन्चिंग है उसमें इसको बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। यहां पर आपके लिए स्टैटिक पॉइंट जो है वो ये है कि सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्त क्रायोजेनिक के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में? क्रायोजेनिक के बारे में बात करें तो ये बहुत कम तापमान पर, है ना, क्या करता है? ये ऊर्जा का उत्पादन कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? तरल हाइड्रोजन होती है और तरल ऑक्सीजन होती है ना। तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन जो मिलते हैं तो ये जब दोनों मिलकर के, है ना, थ्रस्ट को उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। इसके साथ ही आप अगर लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3 की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इसरो का बाहुबली। क्या बोलते हैं? इसरो का बाहुबली बोलते हैं। इसको हम पहले क्या बोलते थे? इसको हम बोलते थे GSLV मार्क 3।
क्या बोलते थे, GSLV मार्क 3 बोलते थे, है ना। इसी से हमारा जो चंद्रयान 3 था वो भी लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की स्थापना कब करी गई थी, 15 अगस्त 1969 को करी गई थी। मुख्यालय कहां पर है इसका, तो इसका मुख्यालय कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और बात करें इसके अध्यक्ष की, तो इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं, ठीक है ना। चलिए अगली न्यूज की तरफ आते हैं। अगली न्यूज आपके सामने है ना, कि जो आपका चिदंबरनार है ना, क्या है, चिदंबरनार बंदरगाह है, उसको वो भारत का कैसा बंदरगाह बना, पहला डिजिटल ट्विन बंदरगाह बना है। अब डिजिटल ट्विन का मतलब क्या है कि यहां पर जो देख रेख होगी, जो यहां की निगरानी होगी, जो सारी चीजें करी जाएंगी, जो कार्यप्रणाली होगी, उसको हम कैसे करेंगे, एआई के आधार पर करेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, एआई के आधार पर करेंगे। तो अब भारत सरकार ने एक लक्ष्य रखा था, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, यानी कि 2030। तो उसको ध्यान में रखते हुए बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। और यह बंदरगाह आपका कहां पर स्थित है, तो यह बंदरगाह आपका तमिलनाडु में स्थित है। अब यहां पर इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो होता है, IoT, इसके बाद जो जहाजें आएंगी उनका प्रॉपर GPS ट्रैकिंग, और जो लोडिंग अनलोडिंग होगा उसका AI आधारित निगरानी की जाएगी, ड्रोन इमेजिंग होगी, डेटा एनालिसिस किया जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा होगा हम यहां पर ग्रीन एनर्जी की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये क्या है, भारत का पहला ट्विन बंदरगाह बना है, डिजिटल ट्विन बंदरगाह बन चुका है। अगर यहां पर आप बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था तूतीकोरिन, है ना। क्या नाम था, तूतीकोरिन, या फिर आप कहीं कहीं पर इसको पढ़ेंगे तूतीकोरन बंदरगाह। क्या पढ़ेंगे, तूतीकोरन बंदरगाह, ठीक है ना। और उसके बाद इसका नाम क्या हो गया, इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इतिहास में आप देखेंगे तो VO चिदंबरम पिल्लई जो थे, इन्होंने, है ना, इन्होंने क्या किया था, इस बंदरगाह के लिए बहुत सारे काम किए थे। और 1906 में, है ना, 1906 में क्या किया गया था, एक स्वदेशी टीम नेविगेशन कंपनी शुरू की गई थी इसके लिए, ठीक है ना। अब तमिलनाडु में और क्या है भाई साहब, तो तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में क्या है, भारत के सबसे ज्यादा बंदरगाह हैं, जिसमें से 3 हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका VO चिदंबरम, ठीक है, एक हो जाता है चेन्नई बंदरगाह, और एक हो जाता है आपका कन्नूर में बंदरगाह, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बंदरगाह कहां पर हो जाते हैं, चेन्नई में हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा बंदरगाह हो जाते हैं, क्लियर है। अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है मशहूर एंडोलॉजिस्ट। एंडोलॉजिस्ट क्या होते हैं, अभी मैं आपको बताता हूं। इनका नाम था हरमन कुलके, इनका निधन हो जाता है, ठीक है। इनका क्या हुआ, निधन हो गया। तो ये कहां के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। तो 1938 में इनका जन्म हुआ था, जर्मनी के बर्लिन में। इनका हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया। और इनको 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इन्होंने जो भारतीय आर्ट एंड कल्चर है ना, खास करके जो उड़ीसा राज्य का आर्ट एंड कल्चर है, उसमें बहुत सालों तक इन्होंने रिसर्च किया था, और बहुत सारे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको इन्होंने रखा था, और इसी के लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था वर्ष 2010 में। अब यहां पर शब्द आता है एंडोलॉजी। तो एंडोलॉजी क्या होता है, तो जो प्राचीन भाषा है, जो प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है, उनका जो अध्ययन करता है उनको हम क्या बोलते हैं, एंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। और प्राचीन भाषा, संस्कृति, धर्म और सभ्यता का अध्ययन जो होता है इसको एंडोलॉजी बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब यहां पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने गजपति वंश जो है उसका, जो चोल वंश है उसका, दोनों का क्या किया था, दोनों का अध्ययन किया था। तो गजपति वंश के संस्थापक कौन थे, एक थे जिनका नाम था कपिलेंद्र देव। और अगर आप बात करें चोल वंश, तो चोल वंश का एक सबसे बड़ा जो उपलब्धि मानी जाती है, राजा राज प्रथम के समय में एक मंदिर बनवाया गया था जिसका नाम था वृहदेश्वर मंदिर। क्या नाम था, वृहदेश्वर मंदिर। तो ये आपसे पेपर में पूछा जाता है। अगर और आप बात करें उड़ीसा के बारे में, तो यहां पर पुरी में क्या है, जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है जिसको हम ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं, और भुवनेश्वर में क्या है, लिंगराज मंदिर हो जाता है। तो ये मंदिर कहां पर स्थित है, सारे ये सारे मंदिर आपके उड़ीसा में स्थित होते हैं। चलिए आगे आएंगे। अगला पूछा गया भाई साहब, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में क्या मनाया गया, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल 2026, ठीक है। यानी कि 2026 का क्या मनाया गया, इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल।
ये कौन सा संस्करण था? तो ये दूसरा संस्करण था, सेकंड एडिशन था। कितने दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 4 दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसका आयोजन कौन किया था? तो इसका आयोजन किया था भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने और राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र ने। इन दोनों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। इसकी थीम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम क्या थी भाई साहब? थीम इसकी थी ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी। क्या था? ऑर्किड्स फॉर ब्यूटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये इसकी थीम थी। अगर यहां पर आप बात करें तो ऑर्किड क्या है? तो ऑर्किड एक प्रकार का क्या होता है? फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। और जो फूलों की फैमिली होती है उसमें सबसे बड़ा फैमिली इसको माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आपका राष्ट्रीय आर्किड अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहां पर है? तो वो पांग्योंग सिक्किम में स्थित है। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी आप सबको पता है गंगटोक है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि सिक्किम जो है वो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट है ना, पहला 100% जैविक राज्य है। यहीं पर एक क्या स्थित है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जिसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है। ठीक है ना। अब पूर्वोत्तर भारत को क्या माना जाता है? पूर्वोत्तर भारत जो है हमारा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है, इसको हम ऑर्किड्स का हब मानते हैं। यहां पर और प्रमुख फसलें क्या हैं? तो सबसे पहली है लाल मिर्च। ठीक है। और इतनी लाल मिर्च होती है कि ये पूरे भारत की डिमांड को फुलफिल करता है। दूसरा क्या होता है? अमीरों का फल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आवाकाडो। ठीक है। आवाकाडो या फिर एवोकाडो जो भी बोलते हैं, है ना। तो अमीरों का है, तो हमें ज्यादा मालूम नहीं है। ठीक है। और तीसरा क्या होता है? अदरक। ठीक है। तो अदरक को यहां पर एज अ बिजनेस भी किया जाता है, अदरक की खेती को। ठीक है ना। तो ये सारे क्या हैं? आपके करंट अफेयर हैं पिछले कुछ दिनों के। अब यहां पर भारतीय नववर्ष के आगमन पर संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन उत्कर्ष परिवार के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें जो परीक्षा है आपकी वो 18 मार्च को सुबह 8 बजे स्टार्ट होगी और शाम को, है ना, 19 मार्च सुबह 8 बजे तक ये चलेगी। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको 19 मार्च शाम 5 बजे दिखाए जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ये परीक्षा होने वाली है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे, जिनको आप 25 मिनट में करना होगा। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और आप अगर इसमें अच्छी रैंक लेकर के आते हैं, है ना, तो आप बहुत सारा इनाम, बहुत आकर्षक पुरस्कार जो है वो जीत सकते हैं। करना क्या है? आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है और क्यूआर कोड स्कैन करने पर ये लिंक आपके सामने आएगा और इस लिंक को आप ओपन करके इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही भाई साहब, आप अगर एसएससी और रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने मास्टर पास है ना, उत्कर्ष का मास्टर पास है, जिसमें एसएससी और रेलवे कि जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबकी तैयारी कराई जाएगी। 12 महीने और 24 महीने के लिए ये आपका मास्टर पास अवेलेबल है। तो अगर आप एसएससी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें एनरोल हो सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आपके रिस्पांस के आधार पर हम इसको कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे और लगातार इसमें हम और अच्छी न्यूज को ऐड करते रहेंगे। तो चलिए मुलाकात करते हैं आपसे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।